अब देखो ये वाला कंपैरिजन बनाने में ना हमने थोड़ा सा टाइम लिया है, बिकॉज आईफोन 17 प्रो मैक्स अभी नया आया है, अभी 1-1.5 महीने के आसपास हुआ है इसको, और अभी से हमने इसके अंदर काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखे हुए हैं, जैसे कि इसका बिल्ड क्वालिटी, इस ऑरेंज कलर का पिंक हो जाना, और अभी रिसेंट न्यूज आई है कि किसी ने सैनिटाइजर यूज किया इस फोन को साफ करने के लिए और इसका जो पूरा ऑरेंज कलर था ये भी साफ हो गया। इसके अलावा फोन में काफी सारे बग्स है, iOS 26 इतना ज्यादा स्टेबल नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, तो अब ये बिल्कुल सही टाइम है ये वीडियो बनाने का। तो चलो कंपेयर करते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स को S25 अल्ट्रा से। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनके डिजाइन की बात कर लेते हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स इस बार एक रिफ्रेश डिजाइन के साथ आ रहा है। इस बार आपको ये एल्यूमिनियम चासी मिल जाती है, जिसमें एक कैमरा प्लेटो मिल जाता है। इससे पहले क्या होता था, आपको पूरा का पूरा बैक पैनल ग्लास का देखने को मिलता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज किया है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है। इनफैक्ट इस ग्लास के पीछे जो फ्रेम है ये भी एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द ड्यूरेबल आईफोन हो जाता है, क्योंकि इसके टूटने के चांसेस ना के बराबर है। यहाँ पे जो ग्लास यूज किए गए हैं, यहाँ पे भी सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से ये भी काफी हद तक अनब्रेकेबल है। मतलब इतना आसानी से टूटेगा नहीं जब तक इस पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट से ठोकर नहीं लग जाती। ऑन द अदर हैंड S25 अल्ट्रा आता है ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ, यानी कि यहाँ पे आपको कैमरा रिंग्स मिल जाती हैं, बैक साइड पे आपको मैट ग्लास मिल जाता है। तो यहाँ पे डिजाइन के मामले में एज सच कुछ चेंज नहीं है, ट्रेडिशनल है, लेकिन हाँ सेफ एंड साउंड है। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे टाइटेनियम फ्रेम है, जो कि ज्यादा ड्यूरेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करें तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप विदाउट कवर यूज करते हो उस केस में आईफोन को आपको थोड़ा सा संभाल के यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस पे ना डेंट वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस फोन से अगर आपको हल्की भी कहीं ठोकर लग गई तो इस पे डेंट आ जाता है। मेरा आईफोन 17 प्रो के साथ भी ऐसे ही हुआ था, हालांकि वो बहुत बुरी तरीके से गिरा था, तो वहां पे ऊपर और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से डेंट आ गया था। तो हाँ, अगर इसको यूज करोगे प्रॉपर आपको केस वगैरह लगा के यूज करना पड़ेगा, तब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आईफोन के डिस्प्ले ने इस बार मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है। यहाँ पे जो सिरेमिक शील्ड 2 यूज करी गई है, ये बहुत ही कमाल तरीके से काम कर रही है। मैंने अपने किसी भी आईफोन के ऊपर यहाँ पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और बात करूं S25 अल्ट्रा के डिस्प्ले की, तो ये भी बहुत कमाल तरीके से काम करता है। यहाँ पे भी स्क्रैचेस वगैरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर विदाउट कवर यूज करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा S25 अल्ट्रा की तरफ जाओ। बाकी अगर बटन पोजिशनिंग देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पे, ऊपर एक्शन बटन मिल जाता है, राइट साइड पे आपको मिलता है पावर की, एंड नीचे की तरफ मिलता है कैमरा कंट्रोल बटन। बाकी नीचे यहाँ पे माइक स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं मिलता। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर की मिल जाती है। इसके बॉटम में आपको सिम ट्रे का ऑप्शन, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर्स, माइक, और इसी के साथ ये स्टाइलस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जिसे S Pen बोलते हैं। ये ऑप्शन आपको किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलता, मतलब फ्लैगशिप के ऊपर। इसके अलावा सैमसंग के पास एक और एडवांटेज है, यहाँ पे आप डुअल सिम यूज कर सकते हो, यानी कि आपके पास ऑप्शन है या तो आप डुअल फिजिकल सिम यूज करो या फिर डुअल ई सिम यूज कर लो। लेकिन ऑन द अदर हैंड आईफोन के पास सिर्फ एक फिजिकल सिम का ऑप्शन है, वो भी अगर आप इंडियन वेरिएंट परचेज करते हो। तो ग्लोबल लिया है तो आपको दोनों ही ई सिम लगाना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको इनको परचेज करने से पहले पता होना चाहिए। अब अगर बात करूं इनके इन हैंड फील की, तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, जबकि अगर मैं हाइट विड्थ देखूं तो वो आपको S25 अल्ट्रा की ज्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी जो विड्थ है और ये जो फ्लैट एजेस है, इसके कारण ना ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता नहीं है हाथ में अगर आप कुछ इस तरीके से होल्ड करते हो तो। डेफिनेटली अब ये जो राउंडेड एजेस हैं, इसकी वजह से कंफर्टेबल फील होता है ये एज कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स से, तो ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। मतलब कि जो इन हैंड फील है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और आईफोन की जो एजेस हैं ये यहाँ से राउंडेड देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इसका इन हैंड फील जो जब भी आप होल्ड करते हो ना, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। चलो इनकी डिस्प्लेस को कंपेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे ये दोनों ही डिस्प्लेस ना अलग अलग पावर्स के साथ आते हैं। यानी कि सैमसंग के पास एडवांटेज है HDR10+ का, वहीं आईफोन के पास एडवांटेज है डॉल्बी विजन HDR का। लेकिन अगर मैं दोनों ही डिस्प्लेस को साइड बाय साइड कंपेयर करूं ना, तो आईफोन ऑफर करता है 10 बिट डिस्प्ले, वहीं सैमसंग ऑफर करता है 8 बिट डिस्प्ले। इवन अगर मैं HDR ब्राइटनेस की बात करूं तो वो भी आपको आईफोन के अंदर ज्यादा मिलती है, 3000 निट्स एज कंपेयर टू 2600 निट्स। हालांकि यहाँ पे अगर मैं व्यूइंग एंगल की बात करूं तो वो आपको सैमसंग के अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। बहुत ही कम बेजल्स के साथ एक छोटा सा पंच होल कैमरा ऑफर करता है ये। वहीं यहाँ पे आपको बड़ा सा डायनामिक आइलैंड मिलता है, जो कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब कर सकता है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो आईफोन का डिस्प्ले बेटर है। हालांकि सैमसंग एक और चीज में बेटर निकल के आ जाता है, वो है इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। यहाँ पे जो सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, ये वे
वे बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन 17 प्रो मैक्स के एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। दोनों ही 1 लाख रुपए से ऊपर के फोन है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बाकी साइड बाय साइड कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब अगर दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे भाई आईफोन जो है ये बहुत ही कम निकल के आ रहा था जब हमने स्टार्टिंग में इसको देखा था, जब भी ये आया था। चाहे इसके एंटी स्कोर्स थे ये भी काफी कम दिख रहे थे हमें, लेकिन अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद ये ऑप्टिमाइज हो चुका है। यहाँ पे जो बग्स थे वो भी हमें काफी कम देखने को मिले। ऐसा नहीं कि खत्म हो चुके हैं बग्स, लेकिन हाँ पहले से काफी कम हो चुके हैं, बिकॉज जब ये फोन मैंने नया नया अनबॉक्स किया था भाई ये बग्स से भरा हुआ था। बाकी अगर बात करूं सैमसंग की तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिल जाता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन काम करता है, वहां पे आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंपैरिजंस आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इनके Antutu बेंचमार्क्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग ने करीब 2.3 मिलियन और इसने 2.4 मिलियन के आसपास स्कोर किए हैं, तो डेफिनेटली आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई A19 Pro कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ऑनेस्टली बताऊं तो इसका जो कंपैरिजन है वो इसके साथ नहीं है, वो S26 Ultra के स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ होगा, बट फिर भी मैं फिलहाल इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे विनर निकल के आ रहा है आईफोन 17 Pro Max। और सेम चीज हमने इनके Geekbench के अंदर भी देखी, यहाँ पे भी बेटर स्कोर्स निकाल के दे रहा है आईफोन 17 Pro Max। लेकिन अगर मैं बात करूं गेमिंग की तो वहां पे अभी भी उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। इसके अंदर अभी 120 FPS की सेटिंग्स आई है अगर मैं BGMI की बात करूं तो, और अगर उसका गेम प्ले में कंपेयर करूं सैमसंग के S25 Ultra से तो भाई ये करीब आसपास ही निकल के आ रहा है। और जो A19 Pro का फुल पोटेंशियल है ये उसमें अभी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिले हैं। इवन वेपर कूलिंग चैम्बर होने के बाद भी यहाँ पे स्लाइटली कभी ये डिवाइस हीट भी हो जाता है। तो हाँ इसके ऑप्टिमाइजेशन में अभी भी थोड़ा सा टाइम और चाहिए इसे, लेकिन एक चीज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये आपको प्रॉपर प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और विद इन 1 और 2 मंथ्स ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सेम अगर आप S25 Ultra की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल रेडी टू यूज है, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमाइजेशन आगे आने की जरूरत नहीं है। ये टॉप ऑफ द लाइन काम कर रहा है, चाहे परफॉर्मेंस देखो, चाहे आप इसके अंदर जेंशन इंपैक्ट खेलो, चाहे आप वुदरिंग वेव्स खेलो, सब इसके अंदर खेल सकते हो। तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से S25 Ultra की तरफ जा सकते हो। हाँ लेकिन एक चीज है जो कि 2-3 महीने के अंदर क्या शायद 1 साल के अंदर भी नहीं आने वाली है आईफोन के अंदर, वो है इसके AI फीचर्स। भाई हमें पता है सैमसंग ऑलरेडी टॉप ऑफ द लाइन के AI फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अगर मैं सारे ही फोन लाइनअप्स की बात कर लूं तो सैमसंग सबसे ऊपर पे ही है स्टार्टिंग से लेके AI फीचर्स के मामले में। वहीं अगर मैं एप्पल को बोलूं तो ये भाई सबसे नीचे है, क्योंकि आज भी इसके AI फीचर्स उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट रेजर है वो ही इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तो मैं दूसरे AI फीचर्स की क्या ही बात करूं। इवन आईफोन 17 के लॉन्च इवेंट में इन्होंने AI का नाम तक नहीं लिया, जबकि जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ था तो ये AI कर रहे थे। जहां सैमसंग के अंदर आपको जेमिनी इंटीग्रेशन मिलता है जो कि सीमलेसली काम करता है, वहीं सीरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है बेसिक टास्क करने के लिए भी। इवन सैमसंग की सेटिंग्स के अंदर भी आपको AI का इंटीग्रेशन मिलता है, यानी कि आप डायरेक्टली वहां सेटिंग्स में जाके और पूछ सकते हो कि भाई मेरे को ये हो रहा है, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, क्या करूं, तो वो आपको सजेशन देता है कि आप आई कंफर्ट ऑन कर लो, या इस तरीके से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। और ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर रहे हो, ये भाई उसी टाइम पे आपको जनरेट करके दे देगा कैप्शन, ताकि आपको कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत ना पड़े। किसी से चैट कर रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए, टेक्स्ट असिस्ट से ये ऑटोमेटिकली जो रिप्लाई है ये सजेस्ट कर देता है। इसके अलावा जेमिनी कितने अच्छी तरीके से काम करता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपना रूम स्कैन कर लो, फिर इससे पूछ लो कि मेरी चाबी कहाँ रखी है, मेरे एयरपॉड्स कहाँ रखे हैं, सब ढूंढ के दे देता है। वहीं एप्पल यहाँ पे अगर आपको अपना टेक्स्ट सही करवाना हो तो वो पहले आपको नोट्स में पेस्ट करना पड़ेगा, वहां से सही करवा के फिर कॉपी करके वापस से व्हाट्सएप पे आके किसी को भी सेंड करो। बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। तो बेसिकली अगर मैं दोनों के AI फीचर्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पे कंपेयर करने लायक कोई चीज ही नहीं है। सैमसंग क्लियरली विनर निकल के आता है। हालांकि iOS 26 के अंदर भी हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि इसका होल्ड असिस्ट हो गया। इनफैक्ट इसका ये जो लिक्विड ग्लास है ये बहुत ही प्रीमियम लगता है जब भी आप इसको यूज करते हो तो। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको कंपेयर करूं सैमसंग के AI फीचर से तो ये बहुत ही ज्यादा वीक है। अगर कंपेयर करें इनकी बैटरीज तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि थोड़ी सी कम मिलती है। बट फिर भी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही कमाल का है दोनों ही फोन्स का, जिसके कारण आपको नेक्स्ट लेवल बैटरीज मिलती है। ये फोन भी आपको 1 से 1.5 दिन तक बड़े आराम से चलता है। ये फोन भी 1 से 1.5 दिन इवन 2 दिन तक भी खींचा है मैंने, तो बहुत ही कमाल का है। बैटरी बैकअप दोनों ही फोन्स प्रोवाइड करते हैं। पहले आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सिर्फ सैमसंग के अंदर मिलती थी, अब वो आपको आईफोन के अंदर भी मिलने लगी है। ये भी 40 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके फोन को 20 मिनट में 0 to 50% चार्ज कर सकते हैं। और ये फोन 0 to 65 पहुंच सकता है इन जस्ट 30 मिनट्स। तो दोनों की जो चार्जिंग स्पीड है लगभग आसपास ही है। फुल चार्ज करोगे तो ये करीब 1 घंटे के आसपास ले सकता है, और ये 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट के आसपास ले लेता है। तो हाँ
अगर फास्ट चार्जिंग देखा जाए तो वो आपको सैमसंग के अंदर मिलती है। सैमसंग के अंदर कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग और मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इससे आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं ले सकते हो, सिर्फ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन है इसमें। अभी जो आईफोन का मैगसेफ है ना, यहाँ पे आप तरह तरह की मैगसेफ एक्सेसरीज को कनेक्ट कर सकते हो, वॉलेट को, वायरलेस चार्जर को। तो ये काफी यूजफुल होता है। जब भी मैं आईफोन यूज करता हूँ तो मुझे ये बहुत यूजफुल चीज लगती है। और तरह तरह के माउंट्स आते हैं, जैसे कि आप कार माउंट्स वगैरह आते हैं, जिससे आप इजीली अपने फोन को अटैच कर सकते हो। ये वाला बेनिफिट आपको S25 अल्ट्रा में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये आपको S26 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स आए हैं कि S26 अल्ट्रा में मैगसेफ का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने पूरी लीक वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें इनके कैमरास की, तो यहाँ पे भाई 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करता है सैमसंग S25 अल्ट्रा। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का वाइड, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस ऑफर करता है ये। वहीं आईफोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल के 3 लेंसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फोटो कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अब देखो, सैमसंग का जो प्राइमरी कैमरा है ये भले 200 मेगापिक्सल का है, लेकिन जब भी आप इससे बाय डिफॉल्ट फोटोज क्लिक करते हो ये 12 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक करता है। ऑन द अदर हैंड 17 Pro Max का 48 मेगापिक्सल का जो लेंस है ये 24 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करता है, जिसको आप मैन्युअली 48 कर सकते हो। और सेम S25 अल्ट्रा की इमेज को भी आप 12 से 50 और 50 से 200 मेगापिक्सल तक स्विच कर सकते हो, जिसके कारण अगर आप दोनों ही फोटोज को कंपेयर करते हो बाय डिफॉल्ट मोड में तो आईफोन ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप दोनों को 48 और 50 में यूज करते हो तो दोनों इक्वली डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इसमें 200 यूज करते हो तो ये नेक्स्ट लेवल डिटेल्स प्रोवाइड करता है, फिर सैमसंग आगे निकल जाता है। वाइड एंगल लेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। 48 मेगापिक्सल आप स्विच कर सकते हो आईफोन के अंदर, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 24 में क्लिक करता है। और S25 अल्ट्रा से आप 50 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड इमेज क्लिक कर सकते हो। तो दोनों ही बहुत ही सिमिलर आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट क्लिक करते हो तो आईफोन ज्यादा बेहतर देता है। लेकिन अगर टेलीफोटो लेंस की बात करें तो यहाँ पे कहानी कंप्लीटली पलट जाती है, क्योंकि आईफोन के पास एडवांटेज है 4x टेलीफोटो लेंस का, वहीं सैमसंग के पास 2 टेलीफोटो लेंस है, एक 3x और एक 5x। तो अगर आप 3x में फोटो क्लिक करते हो तो क्योंकि आईफोन के पास 3x लेंस नहीं है, तो ये जो इसका 1x वाला लेंस है इसी को एकदम जूम करके और क्रॉप करके फोटो क्लिक करता है, जिसकी वजह से 3x वाली इमेज आईफोन की उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन सैमसंग बहुत ही कमाल की ऑफर करता है। लेकिन जैसे ही आप 4x में स्विच करते हो वहां पे आईफोन आपको ऑप्टिकल इमेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल डिटेल्स मिलती हैं और ये 48 मेगापिक्सल की भी आप क्लिक कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड सैमसंग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल करता है। इसके बाद अगर आप 5x में जूम करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सैमसंग के पास एज आ जाती है, क्योंकि इसके पास 5x ऑप्टिकल लेंस है। हालांकि 5x के बाद अगर आप और जूम करते हो और इसको 8x तक जूम करते हो तो आईफोन बहुत ही कमाल तरीके से काम करता है। इवन सैमसंग भी इक्वली टक्कर देता है, लेकिन क्योंकि सैमसंग के पास ऑलरेडी भाई महारत है, यहाँ पे 10x वाला जूम भी अवेलेबल है, जिसके कारण अगर आप 10x से ऊपर जितना भी जूम करते हो सैमसंग वहां पे लीड ले लेता है। वहां पे आपको नेक्स्ट लेवल डिटेल्स मिलती हैं जो कि आईफोन नहीं प्रोवाइड कर सकता। आईफोन में आप 40x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो, लेकिन वहां पे कोई वो यूजेबल इमेज नहीं क्लिक करके देता है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग के अंदर आप 40x में काफी कमाल की फोटोज क्लिक कर सकते हो। हालांकि ये 100x तक जूम कर सकता है, लेकिन वो यूजेबल नहीं रहती है। अगर बात करूं पोर्ट्रेट्स की तो दोनों ही बहुत ही कमाल लेवल का काम करते हैं। आईफोन 1x, 2x एंड 4x में पोर्ट्रेट्स ले सकता है, वहीं सैमसंग के अंदर आप 1x, 2x, 3x एंड 5x में पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। अगर फ्रंट कैमरा कंपेयर करें तो यहाँ पे डेफिनेटली विनर हो जाता है आईफोन, क्योंकि इस बार जो बड़ा सेंसर है जिसकी वजह से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोटोज क्लिक कर सकते हो सिर्फ इस एक कैमरा से, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। दोनों को कंपेयर करें तो आईफोन विनर निकल के आता है। बाकी यहाँ पे ड्यूअल कैप्चर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में ही आप ड्यूअल कैप्चर कर सकते हो, लेकिन आईफोन के पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि दोनों को एक साथ कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे सैमसंग के पास ऑफर है कि आप चाहे तो वाइड, अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो वाइड से क्लिक कर सकते हो, या फिर फ्रंट एंड बैक से क्लिक कर सकते हो। इवन इनको अलग अलग भी सेव कर सकते हो, जो ऑप्शंस आईफोन के पास नहीं है। सिनेमैटिक मोड्स की बात करूं तो दोनों में ही आपको सिनेमैटिक मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आईफोन के पास सिनेमैटिक मोड है इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर ये है कि आप वीडियो शूट होने के बाद भी फोकस चेंज कर सकते हो, जबकि सैमसंग में जैसा शूट होता है वैसा ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही कैमरास अपनी अपनी चीजें ऑफर करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए तब आप आईफोन की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ऐसा वर्सटाइल कैमरा चाहिए जिसमें आपको हर टाइप के लेंसेज हो, स्पेशली आप जूम वाले लेंसेज को ज्यादा यूज करते हो, तब मेरे हिसाब से सैमसंग ज्यादा बेहतर डील हो जाती है। अब वीडियोस के मामले में भी सैमसंग कहीं से पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको बाद में अगर आप क्रॉप भी करते हो तो भी आपके पास 4K की क्लिप मिलती है, जो फीचर आईफोन के पास नहीं है। वहीं आईफोन के पास एक फीचर है प्रो रॉ का, यानी कि जो लॉग में रिकॉर्ड करते हैं उसमें भी अब आपके पास रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में व्हाइट बैलेंस, कलर्स, ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा हो जाता है। तो अगर आप वैसे टाइप का कैमरा यूज करना चाहते हो तो उस केस में आईफोन आपके लिए हो जाता है। तो गाइस चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखो भाई आईफोन इस बार नए डिजाइन के साथ आ रहा है। डेफिनेटली ऑरेंज कलर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लोगों को पसंद आ रहा है, हर कोई यही कलर बाय कर रहा है, एंड जिस हिसाब से इन्होंने फीचर्स वगैरह ऐड ऑन किए हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी इसका एक डिपार्टमेंट है जो कि
कि काफी कमजोर है वो है इसका सॉफ्टवेयर। अभी भी इसके सॉफ्टवेयर बग्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है। इसकी जो एल्यूमिनियम कोटिंग है ये उतर रही है अगर आप सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि आपने भाई 1.5 लाख रुपए पे किए हैं इस फोन के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं सैमसंग की, तो यहाँ पे आपके पास फिजिकली कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। इवन अगर कुछ ऐसा होता भी है तो इसकी जो रिपेयरिंग चार्ज है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, ये काफी कम है एज कम्पेयर टू आईफोन के। लेकिन जो इसका माइनस पॉइंट है वो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको One UI 8 मिलता है, AI फीचर्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फिलहाल अगर आपको इन दोनों में से कोई फोन खरीदना चाहिए तो वो होना चाहिए S25 Ultra, क्योंकि अगर इन दोनों के प्राइस डिफरेंस की बात करें तो जहां ये 1.5 लाख रुपए का फोन है वहीं ये फोन आपको मिल जाएगा करीब 1 लाख रुपए के आसपास, और थोड़ा सा और ढूंढोगे तो शायद 1 लाख रुपए से कम में मिल जाए। तो उस केस में मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट डील हो जाती है जो कि आप आज की डेट में बाय कर सकते हो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपको चॉइस मिलेगी तो आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करना पसंद करोगे, S25 Ultra या फिर iPhone 17 Pro Max।